Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. Welcome back to Lawbirds. This is Khansa and today we are going to discuss a new topic of thought which is personal disabilities. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जो किसी के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकते, इवन दे हैव बीन रॉन्ग्ड। इसी तरह ऐसे कौन से लोग हैं जो रॉन्ग डूअर हों लेकिन फिर भी उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। एज अ जनरल रूल वी ऑल नो कि जब भी किसी के साथ रॉन्ग होता है तो उसके पास लॉ से ये राइट देता है कि आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। इवन हम अगर क्रिमिनल साइड की भी बात करें तो जब भी कोई क्राइम कमिट होता है तो जो यहाँ पर जो भी विक्टिम है उसके पास ये राइट है कि वो लीगल एक्शन ले उस क्रिमिनल के खिलाफ। इसी तरह हम टॉर्ट की सिविल साइड पे आ जाएं तो जो भी रॉन्ग्ड बंदा है तो उसके पास ये राइट है कि वो लीगल एक्शन ले उस रॉन्ग डूअर के खिलाफ। बट वेयर देयर इज़ अ रूल देयर इज़ एन एक्सेप्शन एज वेल। तो इसी तरह यहाँ भी लॉ जो है इस रूल में कुछ एक्सेप्शंस देता है और वो एक्सेप्शंस ये हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं एबनॉर्मल लोग जिनको लॉ इम्यून करता है इस लाइबिलिटी से। कुछ लोग ऐसे हैं जो रॉन्ग भी हुए हैं, विक्टिम भी हैं, स्टिल दे कैन नॉट सू। इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो रॉन्ग डूअर हैं जिन्होंने कुछ गलत किया है लेकिन फिर भी उनके खिलाफ लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता और लीगल एक्शन मीन्स सू नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिकली हम आज की वीडियो में उन लोगों को डिस्कस करेंगे हु कैन नॉट सू और हु कैन नॉट टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट अ रॉन्ग डूअर। तो हमारे पास सबसे पहली कैटेगरी हु कैन नॉट सू में है एलियन एनिमी की। और एलियन के बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं है जैसे कि जनरली सब समझते हैं कि कोई ऐसी शख्सियत है जो किसी प्लैनेट से आ रही है अजीब व गरीब सी। तो इट डज़ नॉट मीन दैट। एलियन की सिंपल मीनिंग ये है कि ऐसा कोई भी शख्स जो किसी दूसरे मुल्क से आपके मुल्क में आ रहा है तो उस शख्स को एलियन कहते हैं। और हम यहाँ बात कर रहे हैं एलियन एनिमी की, मतलब ऐसा शख्स कि जो जिस मुल्क से आया है उस मुल्क के साथ आपके मुल्क के ताल्लुकात अच्छे ना हों या आप उनके साथ जंग में हो तो वो शख्स एलियन एनिमी कहलाता है। मिसाल के तौर पे कोई बंदा किसी ऐसे मुल्क से पाकिस्तान में आया है जिस मुल्क के साथ पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात नहीं है या हमारी वार चल रही है, तो वो बंदा पाकिस्तान में रहते हुए अगर उसका कोई राइट भी वोलेट हुआ है फिर भी वो सू नहीं कर सकता, इसलिए उसे यहाँ कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन पाकिस्तान का जो ये सिविल प्रोसीजर कोड है उसका सेक्शन 83 इस पर बाड़ लगाता है। इसको कहता है कि जो एलियन एनिमी है वो सू नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। इसका मतलब अगर उसे सू करना है किसी बंदे को तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी फेडरल गवर्नमेंट की, और ये पाकिस्तान का सिविल प्रोसीजर कोड कहता है। इसी तरह इंडिया में भी है, इंडिया का भी जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका भी सेक्शन 83 यही कहता है कि अगर किसी एलियन एनिमी को सू करना है उस कंट्री में तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड कैटेगरी है वो है कन्विक्ट की। और कन्विक्ट वो बंदा होता है जिसे सज़ा सुना दी जाती है, मतलब चाहे वो इम्प्रिजनमेंट है या डेथ सेंटेंस है या कोई भी उसे सज़ा सुना दी गई है। तो कॉमन लॉ में ये होता था, जैसे कि हम जानते हैं टॉर्ट हमारे पास कॉमन लॉ से बना हुआ है मुकम्मल। तो अंडर कॉमन लॉ ये होता था पहले कि जो भी कन्विक्ट है उसकी जब सज़ा चल रही होती थी तो उसके पास ये राइट नहीं होता था कि वो सू करे किसी बंदे को उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर कोई टॉर्ट कमिट हो रहा है या उसके खिलाफ। लेकिन अब जैसे अब पाकिस्तान में ये है कि एक कन्विक्ट के पास ये राइट है कि वो सू कर सकता है किसी भी बंदे को अगर उसकी प्रॉपर्टी के खिलाफ जो है वो टॉर्ट कमिट हो रहा है। लेकिन ये बात यहाँ पर याद रहे कि कुछ ऐसी पनिशमेंट्स भी होती हैं जो फोर्थ फीचर ऑफ प्रॉपर्टी में आती हैं, तो वहाँ पर एक्सेप्शन है, वहाँ पर वो सू नहीं कर सकता। जी, तो हमारे पास थर्ड कैटेगरी है मैरिड वुमेन की और फोर्थ है कॉरपोरेशन की। तो कॉमन लॉ में ये होता था कि एक मैरिड वुमेन किसी को सू नहीं कर सकती थी इवन शी हैज़ बीन रॉन्ग्ड जब तक कि उसका हस्बैंड उसे ज्वाइन ना कर ले एज अ प्लेंटिफ। और जैसे कि हम जानते हैं टॉर्ट केसेस में जो भी रॉन्ग पर्सन होता है जिसके भी डिवेंसेस होते हैं जब वो कोर्ट में केस फाइल करते वो प्लेंटिफ कहलाता है। तो यहाँ पर वो एक प्लेंटिफ नहीं बन सकती थी जब तक कि उसका हस्बैंड उसे ज्वाइन ना कर ले, और उसके साथ साथ वो ना ही तो अगर उसके हस्बैंड ने उसके साथ कुछ रॉन्ग कमिट किया हो तो उसके खिलाफ कोई केस कर सकती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान में ये जो एक्ट है मैरिड वुमेन एक्ट ऑफ 1874, इसमें एक मैरिड वुमेन जो है वो सू कर भी सकती है और कोई उसे भी सू कर सकता है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ कैटेगरी में है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मतलब कोई भी कंपनी, और जैसे कि हम जानते हैं कोई भी कंपनी जो है वो एक फिक्शनल होती है,
मतलब कि इट्स क्रिएटेड बाय द लॉ। वो ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है, हमारी तरह एक नेचुरल पर्सन नहीं होती। उसको कोई मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह होते हैं या मैनेजर्स वगैरह एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उस कंपनी को रन कर रहे होते हैं। तो एक कॉरपोरेशन जो है वो सू नहीं कर सकती, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर्टी पर कोई इंजरी आ रही है तो वो सू कर सकती है। मतलब अगर आप उसकी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं तब वो सू कर सकती है। और सू करने से आप ये बात यहाँ पे जहन में रखिएगा कि सू करने से मुराद ये नहीं है कि कोई कंपनी खुद कोई इंसान है वो किसी को सू कर रही है, नो। उसके बिहाफ पर जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं उस कंपनी के जो उसे रन कर रहे हैं, जो भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सू करेगा, ठीक है। और एक कंपनी जो है वो पर्सनल इंजरीज के लिए सू नहीं कर सकती एक्सेप्ट डिफेमेशन, क्योंकि डिफेमेशन एक ऐसा टॉट है, इवन इट इज़ अ क्रिमिनल एक्टिविटी। ये एक ऐसा एक्ट है जिसकी वजह से अगर एक इंसान है तो उसे साइकोलॉजिकल लॉस भी होता है और साथ साथ इकोनॉमिकल लॉस भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे कॉरपोरेशन की बात करें तो कॉरपोरेशन को एक इकोनॉमिकल लॉस होगा। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, आप उसकी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा लिख देते हैं, मतलब ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म जहाँ पे पब्लिक एट लार्ज हो, वहाँ ऐसा कुछ लिख देते हैं या ऐसा कुछ बोल देते हैं जो उस कंपनी मौजूद ना हो और उसकी वजह से लोग उससे बिजनेस करना छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर तो इकोनॉमिकल लॉस हुआ एक कॉरपोरेशन को। तो इसीलिए अगर पर्सनल इंजरीज में जो डिफेमेशन है उसके लिए एक कॉरपोरेशन जो है वो सू कर सकता है। उसके बाद एक मेन पॉइंट है विकैरियस लायबिलिटी का। इसका कॉन्सेप्ट ऐसे हम डिटेल में और भी पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। तो इसमें ये है कि जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो उस कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कोई रॉन्ग कमिट करते हैं तो उसकी लायबिलिटी भी किस पर आएगी, उसकी लायबिलिटी भी कॉरपोरेशन पे आएगी। जैसे कि एक प्रिंसिपल और एजेंट में होता है एम्प्लॉयड लायबिलिटी, जिस तरह एक मास्टर और सर्वेंट में होती है एम्प्लॉयड लायबिलिटी। लेकिन एक बात याद रखें कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में ही रहकर अगर कोई रॉन्ग कमिट कर रहा है उसका एम्प्लॉय, तो लायबिलिटी आएगी कॉरपोरेशन पर, उसके अलावा उनकी लायबिलिटीज़ नहीं आएंगी जी। तो इसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ कैटेगरी है वो है इन्फेंट और माइनर की। इन्फेंट वो होते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी हो, उसके साथ जो माइनर है वो भी इसी तरह के, जो मेजॉरिटी की एज का नहीं है वो माइनर है, मतलब कि 18 से कम वाली एज का जो भी बच्चा होगा उसे हम माइनर कहेंगे। तो लॉ कहता है माइनर या इन्फेंट ये किसी के खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते, दे कैन नॉट सू, बट अ माइनर कैन सू थ्रू हिज फ्रेंड। और थ्रू हिज नेक्स्ट फ्रेंड से मुराद ये कि उसके गार्डियन वगैरह, मतलब कि उसके गार्डियन उस माइनर को रिप्रेजेंट करते हुए इसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। अब वो गार्डियन चाहे उसका नेचुरल हो, लीगल हो या डिफेक्ट हो। इसके साथ साथ जो एक इन्फेंट है, लॉ कहता है एक इन्फेंट जो है वो भी जो है किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता। और ये हेल्ड हुआ था कॉमन लॉ में एक केस में जिसका नाम है वॉकर वर्सेस जीएन रेलवेज, जो 1980 में हुआ था। इसमें ये होता है कि जो ये वॉकर है ये एक इन्फेंट है, ठीक है। तो होता ये है कि जब ये अपनी माँ के वॉम में होता है, मतलब एक औरत जो है वो प्रेग्नेंट होती है, वो जब रेलवे में सफ़र कर रही होती है तो किसी हादसे की वजह से उस बेबी पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है। तो जब वो बेबी पैदा होता है तो उसे कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, तो फिर उसे ये डॉक्टर्स उस टाइम बताते हैं कि आपको इस तरह का हादसा हुआ था जिसकी वजह से ये बच्चा ऐसा पैदा हुआ है। तो फिर वो जो उसकी माँ होती है वो अपने बेटे के नाम पर जो है वॉकर, इसके नाम पर इनके खिलाफ, रेलवेज़ के खिलाफ जो है वो केस कर देती है और डैमेजेस मांगती है। तो कोर्ट ये हेल्ड करता है कि एक इन्फेंट जो है वो सू नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी जो मेन लॉजिक है वो ये है कि जो रेलवेज हैं उन्हें पता ही नहीं था कि ये बच्चा जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, नॉलेज ही नहीं थी उन्हें, ठीक है। तो जब एक बंदे को नॉलेज ही ना हो एक चीज़ की एग्जिस्टेंस की, तो फिर ड्यूटी कैसे अराइज हो सकती है। कोर्ट ये हेल्ड करता है और इसी तरह वो ये कहता है कि एक इन्फेंट जो है वो सू नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास है सिक्स कैटेगरी में है इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। तो इंसॉल्वेंट वो बंदा होता है जिसका दिवालिया निकल गया होता है, मतलब कि उसके पास कोई भी पैसे वगैरह नहीं होते, वो बैंकरप्ट हो गया होता है। उसके अगर कुछ प्रॉपर्टी होती भी है तो वो बैंक के पास होती है या किसी ऑफिशियल असाइनी जो भी गवर्नमेंट ने रखा हो उसके पास होती है, उसके पास खुद कुछ नहीं होता। तो लॉ कहता है ये बंदा भी जो है वो सू नहीं कर सकता, किसी के खिलाफ लीगल एक्शन नहीं ले सकता, एक बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट, क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो या तो बैंक के पास होगी या किसी ऑफिशियल असाइनी के पास होगी। तो फिर अगर उसकी प्रॉपर्टी पर कोई भी टॉर्ट कमिट हो रहा है तो वो जो बंदा है, जो भी ऑफिशियल असाइनी है या बैंक है, उसके पास ये राइट है कि वो एक्शन ले सकता है इस इंसॉल्वेंट
या इस बैंकरप्ट पर्सन के पास नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सनल इंजरी आ रही है कि तब तो ये जो इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट जो भी बंदा है ये उसके पास ये राइट है कि वो एक्शन ले सकता है। मतलब कि अगर उसकी प्रॉपर्टी को कोई डैमेज हो रहा है तो जिसके पास बी पोसेशन में वो प्रॉपर्टी है उसके पास ये राइट है कि वो सो करे, इस बंदे के पास नहीं। लेकिन अगर कोई पर्सनल इंजरीज आ रही हैं तब इस बंदे के पास ये राइट है कि वो एक्शन ले सकता है। तो ये थे मेन 6 कैटेगरीज हु कैन नॉट सू की। इसमें एक और आती है अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन की, मतलब कि अगर कोई ऐसी कंपनी है या ऐसी एसोसिएशन है जो कि लीगली रजिस्टर्ड ही नहीं है तो अगर उसको कोई डैमेज होता है तो वो भी सू नहीं कर सकती, क्योंकि लॉ तो ये है कि आप जो है वो लॉफुली एक रिकग्नाइज्ड है ही नहीं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ऐसे बंदे जिन्हें सू नहीं किया जा सकता, हु कैन नॉट बी सू। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई भी क्यूरी हो और आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप हमसे पर्सनली जो है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर रब्ता भी कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।